आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरेज का। एरेज लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो कि सेम डाटा टाइप के हों, ओके, सेम डाटा टाइप के हों। और दूसरी बात ये होती है कि जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव होते हैं। अब ये कंटीजियस का मतलब होता है इकट्ठे एक ग्रुप की शक्ल में, मतलब एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में साथ साथ स्टोर होते हैं। ये एरे की स्पेशलिटी है, ठीक है। और मतलब ये रैंडम लोकेशंस पे नहीं होते कि एक एलिमेंट यहाँ पड़ा है दूसरा एलिमेंट एरे में किसी दूर किसी लोकेशन में पड़ा हो, ऐसे नहीं है। सीक्वेंस से एक साथ होते हैं और इसी वजह से एरे के एलिमेंट्स को एक लूप के थ्रू एक्सेस करना आसान होता है, क्योंकि सारे तो एक साथ साथ पड़े होते हैं। मेमोरी के एड्रेस सारे उसके एक सीक्वेंस में होते हैं। इसकी बनस्बत जो लिंक लिस्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिंक लिस्ट, और ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़े होंगे। लिंक लिस्ट ट्रीज के जो एलिमेंट्स होते हैं सारे रैंडम मेमोरी लोकेशंस के ऊपर पड़े होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और उनका आपस में जो लिंक होता है वो पॉइंटर के जरिए होता है, ठीक है। इसमें कोई पॉइंटर नहीं होता, इसमें जस्ट सिंपल इंडेक्स होते हैं, एलिमेंट नंबर 0, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, सो ऑन, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी। ये जी इसका तरीका डिक्लेरेशन करने का। क्या लिखेंगे आप? इंट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद एरे का नाम, ठीक है। सी प्लस प्लस में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये एरे के नाम के बाद लगती हैं यहाँ पे। तो वो अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं सी प्लस प्लस में सी शार्प की तरह डिक्लेरेशन कर देता हूँ, इधर सी प्लस प्लस की तरह कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर आपने मेंशन करना होता है साइज ऑफ द एरे। 10 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स इतने हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये बाद में भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी इनिशियलाइजेशन देखें कैसे होगी। ये हमारी एरे है, इसका नाम क्या है? नंबर्स। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। अब जो 1 है ये जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे, 2 जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, 3 जाएगा इंडेक्स नंबर, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है इनिशलाइज करने का, एक तरीका ये है इनिशलाइज करने का, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, आपने एलिमेंट्स खुद बताए हैं कि कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, और यहाँ पे आपने एलिमेंट्स नहीं बताए, आपने क्या कहा है? न्यू इंट 3, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आप बता रहे हैं कि एलिमेंट्स मैं नहीं बता रहा, जस्ट साइज बता रहा हूं मैं आप। ये आपने शुरू में, मतलब ये फर्ज करें यहाँ पे आपने साइज मेंशन की है, नहीं किया ना? यहाँ पे आप साइज मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया आपने? 3, ओके। अगर आपने एरे के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना हो तो वो कैसे करेंगे? उसके इंडेक्स के जरिए, यानी कि फर्स्ट करें ये एरे हमारे पास 5 एलिमेंट्स की, और अगर हम ये लिखते हैं नंबर्स ऑफ 2, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा। वो कैसे? जी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम 0 वाले इंडेक्स पे देखें वहां पे 1 है, 1 वाले इंडेक्स पे क्या है? 2, और 2 वाले इंडेक्स पे क्या है? 3। तो जब आप नंबर्स ऑफ 2 लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। जब आप नंबर ऑफ 0 लिखेंगे फिर आपको क्या आंसर मिलेगा? 1। समझ आ गई? ओके, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूप्स। एरेज को नॉर्मली जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको इंडिविजुअली एक्सेस नहीं किया जाता, उसको लूप्स के थ्रू ही एक्सेस किया जाता है। यही इसका फायदा है ना। एरे के अंदर डजन्स ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इवन थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली फिर उनको वन बाई वन तो नहीं एक्सेस करेंगे ना, हम उनको बाय यूजिंग लूप एक्सेस करेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप लूप लगाएंगे फ्रॉम 0। 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं? बिकॉज इंडेक्स उसका पहला 0 है। और हम कहाँ तक जाते हैं? numbers dot length. What is numbers? Numbers is the name of the array. What is length? Length is a property of the arrays. अगर आप किसी भी array का साइज देखना चाहते हैं तो आप उस array का नाम लिखें, डॉट लेंथ लिखें, तो ये आपको उसका साइज बताएगा। साइज मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये
इस वक्त अगर आप नंबर्स डॉट लेंथ लिखेंगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा? 5। समझ आ गई? यहाँ पे लिखा है आई इज लेस देन नंबर ऑफ, वाइल आई इज लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, मतलब जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है। ऐसे ही है ना? तो इट मीन्स कि ये 4 तक जाएगा या 5 पे नहीं जाएगा? 4 तक जाएगा, नहीं है? तो उसका आखिरी जो इंडेक्स है वो भी 4 ही है ना, उसका आखिरी इंडेक्स तो 4 है ना। ओके, अब इसमें वो कर क्या रहा है एक्चुअली? जस्ट प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है? क्या लिखा है? एलिमेंट एट इंडेक्स, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट्स में आई, यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, आई की वैल्यू आप जानते हैं चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 4। फर्स्ट आइट्रेशन उसकी वैल्यू 0 होगी, सेकेंड आइट्रेशन में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंडेक्स ऑफ 0 लिखा आएगा, फिर इंडेक्स ऑफ 1 लिखा आएगा, फिर इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। और आगे कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है? नंबर्स ऑफ आई, मतलब एरे के उस इंडेक्स पे जाओ और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाओ। तो इनिशियली यहाँ पे होगा नंबर्स ऑफ 0, तो क्या प्रिंट होगा? 1। ठीक है, फिर अगली आइट्रेशन में यहाँ पे आएगा नंबर्स ऑफ 1, तो फिर क्या प्रिंट होगा? 2 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गई? ओके, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने जो समझनी है, ये 10 एलिमेंट्स की एरे बनेगी और रैंडम, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप नई भी सीखेंगे इसके अंदर। रैंडम एलिमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, व्हाट इज मीन बाय रैंडम? कहीं से भी, बेतरतीब, अनप्रिडिक्टेड। ठीक है, जिसका कोई आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या आएगा। ठीक है, तो आप सी शार्प को यूज करते हुए रैंडम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। अब उस रैंडम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम क्या है? क्या नाम है भैया इसका? जनरेट रैंडम एरे। हम इस फंक्शन को समझते हैं पहले, बाकी का हम बाद में करते हैं। ठीक है, इसमें इसकी रिटर्न टाइप क्या है? नहीं सॉरी, ये रिटर्न टाइप नहीं है, ये इसका वो कीवर्ड है कि ये स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, रिटर्न टाइप तो ये है ना, इंट, और इंट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? एरे। ये एरे रिटर्न करेगा, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बिकॉज इसने करना क्या है? जनरेट रैंडम एरे है ना, मतलब उसने पूरी एरे रैंडमली जनरेट करके वापस रिटर्न करनी है जो भी इसको कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद इसके पैरामीटर्स क्या है? साइज, मतलब एरे का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बाहर से जो इसको कॉल करेगा उसको साइज बताएगा कि भाई इतने साइज की एरे मुझे चाहिए। ठीक है, फिर उसको बताएगा कि एरे के जो एलिमेंट्स है ना उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम कहते हैं 1 से 100 के दरमियान मुझे एरे के एलिमेंट्स चाहिए, तो ये हम जो कॉलिंग फंक्शन है वो बाहर से ही उसको बताएगा भाई कि इतनी रेंज में मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? अब हम नेक्स्ट लाइन इसकी समझते हैं, रैंडम, उसके बाद फिर रैंडम लिखा है, न्यू रैंडम। कोई समझाएगा, कोई बच्चा मुझे ये क्या कह रहा है? एरे का नेम नहीं, एरे का नाम नहीं है। रैंडम ये जो लिखा है ना, ये इसकी बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, जस्ट लाइक इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, वो तो है ना वैल्यू टाइप्स हैं। ठीक है, ये क्लास है और ये कहाँ से आई है? आपकी जो स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, ये वहाँ से आई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, वक्त नहीं आएगा, पता लगती रहेंगी आपको। ठीक है, तो ये उसके ऑब्जेक्ट का नाम है जो हमने बनाया है। ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCXYZ कुछ भी रखा जा सकता है। उसके बाद न्यू रैंडम, ये हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये मैंने आपको कल चीज़ें समझाई थी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। यहाँ पे एक हमने न्यू एरे क्रिएट की है और उसको हमने मेंशन किया है कि यूज़र ने नहीं, कि कॉलिंग फंक्शन ने जितना साइज लिख के भेजा था ना, उसने साइज की एरे बना दो। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल यूज जो कॉलिंग फंक्शन है उसने यहाँ से साइज की वैल्यू 10 भेजी है, तो ये 10 एलिमेंट्स की एरे बन जाएगी। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई। वैसे ये जो रैंडम क्लास है इसका मकसद क्या होता है, इसके जरिए हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, इसलिए हमने उस क्लास को यूज किया है। ठीक है, देखें बिल्ट इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का फायदा है, क्योंकि वो हमें वो कोड खुद से नहीं लिखना पड़ेगा। रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन उस पर आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है उसमें उतनी एक्यूरेसी ना हो। तो ये जो आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्रामर्स ने उन्होंने ये लाइब्रेरी सारी लिख के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप उसको यूज़ करें और ये एक्यूरेट होती हैं। ओके हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाई 0 से लेकर 9 तक। लेस देन 10 लिखा हुआ है ना, साइज की वैल्यू अभी फिलहाल आप सपोज कर लें 10 है, तो ये लूप चलेगी 0 से 9 तक। ये फंक्शन है जी डॉट नेक्स्ट, ये फंक्शन है जिसको हमने यूज करना है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, और ये फंक्शन इस क्लास का फंक्शन है, रैंडम क्लास का, लेकिन ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है, ये इंस्टेंस फंक्शन है। इसलिए हमने पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हम कॉल कर रहे हैं। समझ आ गई। इस फंक्शन को हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, नहीं बेटा, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ये जो डॉट नेक्स्ट का फंक्शन है ना, ये फॉर एग्जांपल हमने मिनिमम वैल्यू दी है 1 और मैक्सिमम वैल्यू दी है 100, ये +1 साथ नहीं लिखा फॉर एग्जांपल, तो ये जनरेट करेगा 99 तक, 100 को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम ये +1 साथ नहीं लगाएंगे तो वो 1 से 99 तक करेगा, तो हम चाहते हैं 100 भी इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए ये +1 हमने साथ लगाया। समझ आ गई। तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और एरे के ith इंडेक्स के ऊपर उसको रख देगा। ith इंडेक्स यानी अगर i की वैल्यू 0 है तो एरे ऑफ 0 पे रखेगा, अगर i की वैल्यू 1 है तो एरे ऑफ 0 पे रखे, एरे ऑफ 1 पे रखेगा, एंड सो ऑन। तो ये 10 टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एरे के सारे एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, फाइनली जब ये लूप खत्म होगी तो हमारे पास इसके अंदर हमारा आंसर आ चुका होगा एरे के अंदर, और ये रिटर्न कर देगा जो भी इसको कॉल कर रहा होगा। अब हम देखते हैं कॉल कहाँ पे हुआ है, ये फंक्शन जो है जनरेट रैंडम एरे, कॉल कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कॉल हुआ है। ये देखें मेन फंक्शन के अंदर पहली स्टेटमेंट उसने ये लिखी है जनरेट रैंडम एरे, और ये देखें साइज की वैल्यू क्या दी है और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम ये दी। तो ये जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब मेन फंक्शन में रिजल्ट आएगा तो इस नंबर्स की एरे में सारा रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, हम हमारे नंबर्स की एरे में सारे रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। तो आपने देखा कि फंक्शन के अंदर काम करना कितना नीट एंड क्लीन होता है। ये जनरेट रैंडम एरे का फंक्शन, ये जो कोड है ये सारा, ये हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने उसको नहीं इसलिए लिखा, उसको हम सेपरेट कर देंगे, इन फ्यूचर भी हम उसको यूज कर सकेंगे, इन फ्यूचर भी हम उसको कॉल कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जस्ट 1 लाइन के अंदर हम अपना पर्पस हासिल कर लिया। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने उस एरे को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने उसके लिए भी हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है, उसका नाम क्या है, प्रिंट एरे। ये देखें ये प्रिंट एरे। ठीक है, इसके पैरामीटर्स में क्या है, इसमें पैरामीटर्स में एरे है, और यहां पे उसने एक नई लूप लगाई। देखिए मैंने कहा था इस प्रोग्राम में आप बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे। आप यहां पे आप एक और नई चीज सीखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच। आपने ये नई लूप पढ़ रहे हैं, फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लूप लगाई थी आपने, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है दोनों में। समटाइम्स हम ये चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसके लोअर लोअर नहीं, मिनिमम इंडेक्स से लेकर उसका जो लास्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक खुद ही लूप चलाए, और हमें जस्ट वो एरे के एलिमेंट बता दे कि ये एलिमेंट है, इसको उठा के इसके ऊपर जो प्रोसेस करना है वो कर लो। ठीक है, अब ये जब लूप चलेगी ना, क्या लिखा हुआ है, फॉर इंट एलिमेंट इन एरे। इसमें जो इन है ना, ये कीवर्ड है,
क्या है ये, और एलिमेंट हमने अपनी मर्जी से नाम दिया है, ये ABCX, ये वेरिएबल का नाम है। ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंट। और ये कौन सी कलेक्शन के ऊपर ये सारी लूप लगेगी, एरे। कलेक्शन मैंने वर्ड बोल रहा हूं, मैं एरे नहीं बोल रहा। उसकी रीजन ये है कि ये जो लूप है ना फॉर ईच की, ये कलेक्शंस के ऊपर भी चलती है। अभी हम कलेक्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें उसका फर्स्ट इंडेक्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसका लास्ट इंडेक्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद इसके इंडेक्स के ऊपर लूप चला देगा, और लूप चलाने के बाद वो जो हर आइट्रेशन में जो हमें एलिमेंट चाहिए ना वो हमें दे देगा। यानी यहाँ पे क्या था, हमने लूप चलाई 0 से 9 तक, और यहाँ पे हम एलिमेंट उठाने के लिए खुद लिखते थे एरे ऑफ आई, के एरे के ith इंडेक्स पे जाओ, वहां से जो एलिमेंट है उसको उठा के ले आओ। यहाँ पे हमें इंडेक्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन में एलिमेंट वेरिएबल के पास होगा 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट, सेकंड आइट्रेशन में इस वेरिएबल के पास होगा फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, थर्ड आइट्रेशन में होगा इसके पास सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट, एंड सो ऑन। तो आपका कंसर्न अब सिर्फ इसके साथ है, एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये उस एलिमेंट को जस्ट प्रिंट कर रहा है। ओके, इस लूप की समझ आई है फॉर ईच की। यहाँ पे आपको फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने ये क्या बताना है, कलेक्शन का नाम, उस लिस्ट का नाम जिसके ऊपर आपने लूप लगानी है, उसके बाद हर आइट्रेशन में किस वेरिएबल के अंदर आपको एलिमेंट चाहिए उस वेरिएबल का नाम, बाकी कोई चीज नहीं आपने बतानी। फर्स्ट इंडेक्स उसका अपना कंसर्न है कि वो देखेगा इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, फर्स्ट इंडेक्स क्या है, वो खुद ही देखेगा उसको। प्रिंट एरे को हमने कॉल कर लिया। अब अगला काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने ये जितने भी नंबर्स जनरेट होंगे ना, ये जितने भी नंबर्स जनरेट होंगे नंबर्स एरे के अंदर, उसका सम कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने एक और फंक्शन बनाया सम, ठीक है। ये देखें जी, ये कैलकुलेट सम का फंक्शन है, और एज एक्सपेक्टेड इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट, बिकॉज इसका जो सम निकलना है वो भी इंट ही निकलना है। इसको भी हम एरे ही पास कर रहे हैं कि ये एरे है, इसका सम निकाल दो, ठीक है। तो ये फॉर ईच की लूप लगाई है उसने, सिंपल वही सेम वही स्ट्रक्चर यूज किया है। सम अगर आपने फाइंड करना हो किसी एरे के ऊपर, तो उसकी लॉजिक क्या होती है कि एक वेरिएबल लेके उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दें, और फिर हर वैल्यू को उसके अंदर ऐड करते जाए लूप के अंदर, ठीक है। जब वो सारी लूप खत्म होगी तो सम वेरिएबल के अंदर उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम निकल आएगा, तो वो आप रिटर्न कर दें, सिंपल, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। ये है जी कैलकुलेट एवरेज, ठीक है। एवरेज आप जानते हैं, एवरेज का जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसे ही है ना। तो इसकी रिटर्न टाइप हमने क्या रखी है, क्यों रखी है डबल, आंसर जो है डेसिमल पॉइंट में आ सकता है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सम चाहिए। ये सम फाइंड करने के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, कैलकुलेट सम को। ये अभी हम ऊपर बना के आए हैं फंक्शन। तो जब उसकी लॉजिक लिखी हुई है तो दोबारा फिर लॉजिक उसकी लिखने की जरूरत तो नहीं है हमें, जस्ट हम उसका फंक्शन कॉल करेंगे और हमारे पास सम आ जाएगा। तो ये देखें फायदे है ना फंक्शन बनाने का, एक दफा बना के रख लिया है, जहां मर्जी उसको कॉल कर लें। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो सम फंक्शन है ना, एक नई चीज आप यहां पे अब सीख रहे हैं, कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं कास्टिंग। तो यहाँ पे देखें, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये देखें यहाँ पे कास्टिंग हो रही है। वैसे ये आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए C++ में, टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे सम जो है ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये देखें, और यहाँ पे आपने इसके साथ शुरू में लिख दिया है डबल। इसका मतलब पता क्या है कि सम की वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करो, सम की वैल्यू को। तो सम जो वेरिएबल है वो बिजाते खुद डबल का नहीं बन जाएगा, उसकी वैल्यू कन्वर्ट होगी, जस्ट उसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जो भी उसकी वैल्यू निकली, इसी हमने क्यों किया ऐसा हमने क्यों किया, जी जी। देखें, अगर आप इसको डबल में कन्वर्ट नहीं करते ना तो क्या होगा,
वो इसकी वैल्यू को इंट में रखेगा। फॉर एग्जाम्पल सम आया था 20, क्या आया था, और एरे की लेंथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल 6, ठीक है। तो एवरेज आनी चाहिए 3.3, ऐसे ही आना चाहिए ना। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते, डबल में कन्वर्ट नहीं करते, इंट नहीं रखते, तो आपका आंसर आएगा 3, जस्ट 3 आएगा। जब आप कोई इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो दोनों ऑपरेंड्स हैं सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर सेम डेटा टाइप के ना हों तो वो कोशिश करता है कि छोटी टाइप को बड़ी टाइप में ले आए। यानी एक फर्ज करें इंट क्या, दूसरा डबल क्या, फर्ज करें तो वो जो एक इंट है ना उसको डबल में लेके आएगा खुद ब खुद। जी मैं आपको बता रहा था कि जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, जब वो प्रोसेस करता है तो उसकी दोनों साइडें सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, दोनों ऑपरेंड्स। अगर फॉर एग्जांपल वो दोनों ऑपरेंड सेम डेटा टाइप के ना हों तो कंपाइलर ट्राई करता है कि वो छोटी टाइप को बड़ी टाइप में लेके आए। अगर ये पॉसिबल ना हो उसके लिए तो फिर वो एरर मैसेज दे देता है कि भाई ये नहीं हो सकता ये ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम की वैल्यू को खुद ब खुद हम कह रहे हैं डबल में कन्वर्ट कर लो। ये जो ऑपरेंड है ना, एरे डॉट लेंथ, ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। लेंथ है ना, एरे की लेंथ है 10 होगी इसकी वैल्यू, तो 10 जो वैल्यू है ये किस टाइप की वैल्यू, इंट है ना। तो जब ये कंपाइलर इसको करेगा एवेलुएट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो वो इस इंट वैल्यू को खुद ब खुद डबल कर लेगा, से जस्ट वैल्यू को, वेरिएबल को नहीं, ठीक है। इधर भी डबल हो गया, इधर भी डबल हो गया, अब आंसर भी डबल में ही आएगा। तो 3.3 समथिंग, इसलिए हमने इसको एक वैल्यू हमने खुद ही कहा डबल में कर दो, तो दूसरी वो खुद ब खुद डबल में ले आएगा, ठीक है। आंसर डबल में चला गया तो इसकी एवरेज निकल आई। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड मैक्सिमम। ये दो फंक्शन है, फाइंड मैक्सिमम और फाइंड, दोनों एक जैसे आइडेंटिकल फंक्शन है, जस्ट यहाँ पे ये ग्रेटर देन और लेस देन का फर्क है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप एक को समझ लो, दूसरा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम फाइंड करने की लॉजिक क्या होती है कि आप जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का, जो मैंने जो लॉजिक बनाई हुई थी वो ये थी, लेकिन इसने कोई और लॉजिक यूज की है, ठीक है। मैंने लॉजिक ये बनाई हुई थी कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको आप सपोज कर लेंगे वो आपका मैक्सिमम है। मैक्सिमम जानते हैं ना क्या होता है, क्या होता है मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे, ठीक है। तो आपने एरे का फर्स्ट एलिमेंट को सपोज करने के वो मैक्सिमम है। उसके बाद लूप स्टार्ट करेंगे 1 से, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जीरोस को तो आपने सपोज कर लिया। उसके बाद उसकी एरे की हर वैल्यू को आप चेक करते जाएंगे कि क्या ये मेरे सपोज किए हुए मैक्सिमम से बड़ी तो नहीं है। अगर बड़ी है तो फिर हम मैक्सिमम उसी को बना लेंगे, नेक्स्ट वाली, सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहां पर उसने ये लॉजिक नहीं यूज की, यहां पर उसने एक प्रॉपर्टी यूज की है, इंट डॉट मिन वैल्यू। ये क्या चीज है, इंट डॉट मिन वैल्यू। मिन वैल्यू इसकी एक प्रॉपर्टी है इंट डेटा टाइप की। ये क्या करती है, अब जानते हैं हर डेटा टाइप के अंदर, हर डेटा टाइप के अंदर स्पोर्टेड एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। हमने इसका टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, डेटा टाइप्स का टेबल हमने पढ़ा था, उसमें हर डेटा टाइप की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपको वो वैल्यू उठा के दे रहा है आपको कंपाइलर कि इंट डेटा टाइप में सबसे छोटी से छोटी मुमकिन वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो वो वैल्यू उसने मैक्सिमम को असाइन कर दी। अब क्या होगा, अब ये पूरी लूप चलेगी और हम देखेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट मैक्सिमम से ज्यादा है। जो जो एलिमेंट हमारे मैक्सिमम से ज्यादा होगा उसको हम अपना मैक्सिमम बना लेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। और मिनिमम फाइंड करते हुए यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन। इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, अब ये देखें कॉल हो रहे हैं सारे फंक्शन यहाँ पे, कैलकुलेट सम, कैलकुलेट एवरेज, फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मिनिमम, और इनके रिजल्ट्स वेरिएबल्स के अंदर सेव हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज करते हुए हमने हर चीज प्रिंट कर दी है। यहाँ पे एक और नई चीज आप सीख रहे हैं, दिस
F2, व्हाट इज दिस F2? एवरेज सारी वो फ्लोट पॉइंट में फ्लोटिंग एवरेज। जी जी, फ्लोट पॉइंट में तो आएगी। यहाँ पे F का मतलब है कि जो आपका जो वैल्यू आ रही है ना, F2 का मतलब ये है कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 20 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आंसर में 3.333 की लाइन लग जाएगी पूरी एक। इतने 3 तो नहीं चाहिए ना हमें पॉइंट के बाद, तो वो लिखा है F2, मतलब जस्ट 2 डिजिट्स तक का आंसर चाहिए। समझ आ गई ये बात? जी जी बेटा, खुद से F2 के बजाय आप 3 कर दें, 4 कर दें, 0 कर दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरेज की, ठीक है। आप जानते हैं 2 डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं? ठीक है, शाबाश। देखें, जो 1 डायमेंशनल एरे होती है वो एक कॉलम की शक्ल में होती है, एक कॉलम की। अगर आप 2 कॉलम्स इकट्ठे करते हैं या 2 से ज्यादा कॉलम्स इकट्ठे कर दें तो वो बन जाएगी 2 डायमेंशनल एरे। उसमें फिर मतलब रोज भी आ गई ना उसके अंदर। और अगर मतलब एक टेबल बन जाता है, क्या बन जाता है? तो 2 डायमेंशनल एरे को हम टेबल भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और अब एक टेबल पूरा बन गया, उस जैसा एक और टेबल बना दें साथ, उस जैसा बिल्कुल, बल्कि जितने मर्जी बना दें, 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स बना के उस पूरे को इकट्ठा कर दें एक बॉक्स बना, वो बन जाएगी 3 डायमेंशनल है। जब बहुत सारे कॉलम्स को इकट्ठा किया जाता है तो वो बन जाती है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। और जब बहुत सारे टेबल्स को इकट्ठा किया जाता है 3 डायमेंशनल एरे बन, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी 1 डायमेंशनल एरेस बहुत सारी इकट्ठी करें तो 2 डायमेंशनल एरे बनती है, 2 डायमेंशनल एरेस बहुत सारी इकट्ठी करें तो 3 डायमेंशनल। सेम इज द केस विद द हायर डायमेंशंस। इससे जितने हायर डायमेंशंस भी बन सकती हैं, जहां तक आपको समझ आ सकती है बना लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तरीका है जनाब 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का। यहाँ पे दरमियान में आप एक कोमा लगाएंगे, ठीक है। आपको याद होगा 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हुए हमने यहाँ पे खाली छोड़ी थी ब्रैकेट्स, और 3 डायमेंशनल बनाते हुए यहाँ पे 2 कोमे लगाएंगे, और 4 डायमेंशनल बनाते हुए, ठीक है। इनिशियलाइज कैसे करेंगे 2 डायमेंशनल एरे को? ये डिक्लेरेशन तो वही होगी, उससे आगे लिखा है न्यू इंट 3 3। क्या मतलब इसका 3? शाबाश, रोज एंड, so 3 is the first 3 is the number of rows and second 3 is columns। तो ये देखें, ये हमने प्रोग्राम बनाया, इसमें हमने 3 रोज 3 कॉलम्स की एक 2 डायमेंशनल एरे बनाई, और उसके अंदर ये हमने फर्स्ट रो आ गई हमारी, ये सेकंड रो आ गई, और ये थर्ड रो आ गई। समझ आ रही है? ये जाएगा, इसका इंडेक्स होगा 0 0, रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0। इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1। ये रो नंबर 0 है सारी, यार सारी रो नंबर 0 है। इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1। इसका क्या होगा? इसका क्या इंडेक्स होगा? 1 0। शाबाश। फिर 1 1 1 2, यहाँ पे, ठीक है, माशाल्लाह आपको समझ आ गई, आपको 2 डायमेंशन है, ठीक है। अब आप देखें 2 लूप्स लगी हैं, एक ये वाली लूप लगी है आउटर लूप, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ रोज, और ये लगी है फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। और जब आपने उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो ब्रैकेट्स के अंदर 2 इंडेक्स लगेंगे, 1 फॉर द रो एंड सेकंड फॉर द, क्लियर? 3 डायमेंशनल एरेज, यू आर यूजिंग 2 कॉमास इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहां पे क्या 3 डायमेंशंस मेंशन कर रहे हैं आप। फर्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स, टोटल नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल एरेज मैट्रिसेस, ठीक है। सेकंड इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इनसाइड ईच टेबल, हर टेबल के अंदर रोज कितनी होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इनसाइड ईच टेबल, क्लियर? तो यहां पे आप देखें, ये अब हमने जो 3 डायमेंशनल एरे बनाई है इसकी 3 डायमेंशन हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 आपके टेबल्स हैं,
हर टेबल के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है। तो ये आप देखें, ये फर्स्ट टेबल है आपका, ये देखें, ये फर्स्ट टेबल है। उस फर्स्ट टेबल के अंदर ये 1 2 फर्स्ट रो है और 3 4 सेकंड रो है, और डबल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं देखें। और ये आपकी है सेकंड टेबल आपका, उसमें फर्स्ट रो है 5 6, सेकंड रो है 7 8। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो यू नीड 3 लूप्स। दिस इज फॉर द नंबर ऑफ टेबल्स, दिस इज रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए कितने इंडेक्स? 3 इंडेक्स।